नमस्ते श्रावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में पिछले 3 दिन में जो कुछ भी घटनाएं हुई और लोगों का कहना है कि एसआईआर गलत हो गया, कुछ पूर्व चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया, उसकी बात सामने आई। शुवेंदु अधिकारी के एक एड की हत्या कर दी गई, ये बात सामने आई। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम एक मारा गया है, कई एक घायल हुए हैं, बम विस्फोट हो गया, एनआईए एक्टिव हो गई, पकड़ा धकड़ी हो गई। बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी चहल पहल है। बांग्लादेश बॉर्डर पर वो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग भाग रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये वो लोग हैं जिनका एसआईआर में नाम नहीं आया था, जिनका एसआईआर में नाम कटा हुआ था। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, इसके बावजूद चुनाव आयोग ने सर्कुलर जारी कर दिया, नोटिफिकेशन कर दिया और गवर्नर ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। यानी कि जब मैंने कल परसों नरसों टीवी चैनल्स पर भी कहा था कि ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देंगी, तो भी जो साधन है वो क्या क्या है। इसके अलावा जिन लोगों को पिछले 15 साल से संरक्षित किया गया था, आप सोचो 2011 से लेकर 2026 तक, वो अधिकारी जो यूपीएससी क्वालिफाई करके गए या फिर कोई और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके गए, लेकिन ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए। ममता बनर्जी के संपर्क में आने के बाद वो घोटालों में इन्वॉल्व हो गए। ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई है, या फिर स्टेट पुलिस के खिलाफ लिखा गया है, उन्हें एविडेंस टैंपरिंग, आरजी कर अस्पताल और बहुत सारे मामलों में जिन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने एक्शन लिया था उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई थी। वो भागना शुरू कर दिया, वो हाइड आउट हो गए, कुछ डीसीपी हाइड आउट हो गए, कुछ आईएएस हाइड आउट हो गए, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य मतलब डीजीपी, पूर्व डीजीपी, ये सब भागम भाग मची है बंगाल में। आखिर जब कुछ करा नहीं था तो फिर डर किस बात का है, ये सवाल है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया था तो डरते क्यों हैं। डर इसलिए है क्योंकि गलत हुआ है और ममता बनर्जी के कहने पर बंगाल को जंगल राज, बिहार से भी बुरा जंगल राज बनाकर रखा गया था, इसमें कोई शक नहीं। हम उन अधिकारियों की चर्चा करेंगे, हम उन एडवाइजर्स की चर्चा करेंगे, हम उन भगोड़ों की चर्चा करेंगे जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और उन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं या कुकर्म किए हैं, और हम बांग्लादेशी जो वहाँ से भाग रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे और हम चर्चा करेंगे नई राजनीति की, यानी कि लीगल फ्रेमवर्क क्या है और कार्रवाई कैसे आगे चल शुरू हो गई। गवर्नर ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना किया, फिर भी शुरुआत करते हैं कि बंगाल में सरकार तो बदल गई है और सरकार बदलने का मुख्य कारण बंगाल में ये था कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कंपनियां लगाई, गुंडागर्दी उस समय नहीं होने दी, एक एक व्यक्ति के ऊपर वॉच किया, जुडिशियल सर्विसेज के अधिकारी एसआईआर में लग गए, एसआईआर में बांग्लादेशियों के नाम काटे गए, जो गलत तरीके से लिखे गए थे नाम, जिनके गलत तरीके से आइडेंटिफिकेशन बनाए गए थे, उन अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर कर दी थी कि तुमने इनके आधार, पैन और ये वो कैसे गलत बनाए, किसके दबाव में बनाए। अब वो बनाए तो सरकार के ही दबाव में होंगे। इस पर सबसे पहली अपडेट ये है कि ये अधिकारी पहले तो इन्होंने इस्तीफे देना शुरू कर दिया। अब देखो, सबसे बड़ी जो लीडरशिप की बात आती है, आर.एन. रवि वहाँ पर गवर्नर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और आर.एन. रवि तमिलनाडु से होकर आए हैं और तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ वो आर.एन. रवि को ध्यान में रखते हुए हुआ। वो भी तमिलनाडु भी क्या कर रहा था कि भाई हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे, हम गवर्नर की बात नहीं मानेंगे, हम तो जो हमारे यहाँ का संवैधानिक प्रक्रिया है उसको नहीं मानेंगे। तो आर.एन. रवि उसमें सामने आ गए थे और आर.एन. रवि ने उस पर बड़ी एक्शन लेना शुरू कर दिया था। अभी वो बंगाल के गवर्नर हैं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बंगाल की विधानसभा को भंग कर दिया। वैसे भी जो आर्टिकल 172 के तहत जो 5 साल का मैंडेट होता है वो कल पूरा ही हो गया था। तो अब ये बात आ रही थी कि विधानसभा भंग कर सकते हैं क्या। गवर्नर के पास पूरी पावर है कि उन्होंने पुरानी विधानसभा भंग कर दी। अब सवाल ये भी है कि पुरानी विधानसभा अगर भंग हो गई तो मुख्यमंत्री क्या अपने आप भंग हो गया? नहीं, मुख्यमंत्री भी भंग तब तक नहीं होता जब तक नया मुख्यमंत्री न बिठा दिया जाए नई शपथ लेकर, या फिर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, या फिर गवर्नर उसको पदच्युत कर दे, यानी कि गवर्नर उसको डिसमिस कर दे। ना तो गवर्नर ने अभी पुराने मुख्यमंत्री को डिसमिस किया है और ना ही अभी नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसलिए वो अपने आप ही हैं, पावर नहीं है, क्योंकि पावर तो ऑलरेडी चुनाव आयोग ने अपने पास ले ली थी। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को पावर थी। जैसे ही चुनाव आयोग ने उस दिन
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आचार संहिता लगाई थी, उसी दिन से पावर उनके पास चली गई थी। और वो पावर फिर जब नोटिफिकेशन किया तो वो पावर ट्रांसफर हो गई गवर्नर को। गवर्नर ने आज उस पावर का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो पावर ट्रांसफर हो रही है, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए आज विधानसभा भी भंग कर दी है। और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए नई विधानसभा के गठन के लिए वो आगे आ जाएंगे और फिर नई विधानसभा का गठन हो जाएगा और शपथ तपथ हो जाएगी और बाकी लोग सरकार में आ जाएंगे। ममता बनर्जी इस्तीफा ना दे तो भी चलेगा और उनके पास से अपने आप सिक्योरिटी वगैरह सब अपने आप विड्रॉ होने लगी। अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, ममता बनर्जी की भी सिक्योरिटी कुछ विड्रॉ होने की संभावना है, पुराने मंत्रियों की सिक्योरिटियां विड्रॉ हो गई हैं, जो रसूखदार लोग बनाकर रखे थे ममता बनर्जी ने उनकी सिक्योरिटियां ब्रेक हो गई। इसके अतिरिक्त ममता बनर्जी के लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए। जैसे ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर, आपको याद होगा अलापन बंदोपाध्याय, ये वही हैं जो उस समय चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे जब मोदी जी का प्रवास हुआ था। और मोदी जी उस समय जब गए तो ये चीफ सेक्रेटरी थे, ये आए नहीं सन जनाब। ममता बनर्जी आई और ये आए और चले गए और रहना इनको काम था, क्योंकि जो हजार्डस एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो राहत के काम हैं, बंगाल में उस समय तूफान आया हुआ था, चीफ सेक्रेटरी आए नहीं थे, होम मिनिस्ट्री ने उनको नोटिस कर दिया था, होम मिनिस्ट्री ने उनको डिप्यूटेशन पर थे तो वापस बुला लिया। जब उन्होंने वापस बुला लिया तो ये इस्तीफा देकर चले आए। ये इस्तीफा देकर चले आए तो फिर ममता बनर्जी ने इनको अपना चीफ एडवाइज़र बना लिया था, क्योंकि लगातार ममता बनर्जी का साथ ही दे रहे थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, स्वाभाविक है, ममता बनर्जी ने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था इसलिए दे दिया। एच.के. द्विवेदी, ये भी सीएम के पुराने सीएस हुआ करते थे। अच्छा, ममता बनर्जी ने एक टेक्निक बड़ी अच्छी करके रखी कि लोगों को, अधिकारियों को ये संदेश दिया था कि जो मेरे लिए काम करेगा उसके रिटायरमेंट के बाद भी मैं उसको पावर देकर रखूंगी। तो एच.के. द्विवेदी चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, आज की तारीख में चीफ एडवाइजर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कुछ और अधिकारियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं जो ममता बनर्जी के बड़े खास माने जाते थे। जैसे अविरुद्ध बारकर, ये चेयरमैन WBIDC और ये हुआ करते थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। किशोर दत्ता एडवोकेट जनरल, रिजाइन कर दिया। एडवोकेट जनरल तो वैसे ही हटा दिए जाते हैं जब हटा दिए। जुडिशियल ऑफिसर्स के विषय में एक बड़ी बात सामने आई। जुडिशियल ऑफिसर्स में TB शिव गणनम, ये चीफ जस्टिस हुआ करते थे, लेकिन अभी के चीफ जस्टिस ने इनको, वो जो 19 सदस्यों की टीम बनाई थी, उस 19 सदस्यों की टीम जो अपीलेंट ट्रिब्यूनल बनाए थे चीफ जस्टिस के कहने पर, उसमें ये हुआ करते थे। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, आज ही कल ही इस्तीफा दिया। अब इनके इस्तीफे को लेकर बड़ा देश भर में, मतलब बंगाल में तो खास तौर से चल रहा है कि भाई उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहा हूँ और अब मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और मेरे कोई ग्रीवांस नहीं। अब उन्होंने ग्रीवांस नहीं बताई, लेकिन न्यूज़पेपर्स ने ग्रीवांस बतानी शुरू कर दी कि उनकी बड़ी ग्रीवांस थी। अरे भाई, रिटायर्ड आदमी है, जब ट्रिब्यूनल का काम खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है या सुनवाई चल रही है, कोई आदमी नहीं करना चाहता, किसको क्या कहा जा सकता। लेकिन एक सज्जन जो कि फॉर्मर हाईकोर्ट जज हुआ करते थे, जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी, इन बड़ा बड़ा हाईलाइट रहा। शाहिदुल्ला मुंशी ने क्या किया, उन्होंने कहा साहब मेरा नाम भी काट दिया गया है, और यही हाईलाइट करने की कोशिश की गई थी कि ये भाई हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे और इनका नाम कैसे काटा जा सकता है, इनका नाम काट दिया, यानी कि SIR में बहुत कुछ गड़बड़ी थी। और अभी चीफ जस्टिस ने इन सभी मामलों में ये कहा था कि आप जाइए ट्रिब्यूनल के पास, रीइंस्टीट्यूट करवा लीजिए। इन्होंने ट्रिब्यूनल के पास जाने के बजाय मीडिया में उधम मचाने की ज़्यादा सोची। जस्टिस सुजॉय पाल चीफ जस्टिस हुआ करते थे, करंट हाई कोर्ट के, मतलब सुजॉय पाल साहब हैं, और ये सारे प्रकरण में सुजॉय पाल इस समय मुख्य भूमिका में है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये काम कर रहे हैं। अब ये तो वो लोग हो गए, लेकिन ये जो पुलिस वाले भाग रहे हैं, जिनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, बड़ा एक DCP है, बड़ा भारी मतलब हंगामा है, शांतनु सिन्हा विश्वास। ये शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है ED ने। ये सज्जन बहुत सारे घोटालों में शामिल हैं, ये शारदा चिट फंड और बाकी घोटालों में ED इस पर काम कर रही है। ममता बनर्जी इन सबको बचा रही थी। अब ये इनकी लिस्ट समझ लीजिए, विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता,
राजीव कुमार, मतलब आप सोचो कि फॉर्मर डीजीपी राजीव कुमार के लिए तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। ज्ञानवंत सिंह, ये सीनियर पुलिस ऑफिसर, ये सब भाग गए। ईडी जब वहां जाती थी इनको पूछताछ करने के लिए, ममता बनर्जी सामने बैठ जाती थी, ईडी से बात भी नहीं करने देती थी और ये कहती थी कि मेरी लाश पर से जाएगी या सरकार से जाएगी। तो लाश तो उनकी नहीं, भगवान ना करे उनकी लाश आए, लेकिन हाँ उनकी जो पॉलिटिकल डेथ है वो लगभग पूरी हो गई। और बंगाल की एक और खास बात है, जिसकी पॉलिटिकल डेथ 15-20 साल में हो जाए वो दोबारा जिंदा नहीं होता। वो लेफ्ट को आप देख लीजिए, लंबे समय तक शासन किया, कांग्रेस को देख लीजिए, लंबे समय तक शासन किया, और अब ममता बनर्जी ने शासन किया 15 साल, और अभी ये दोबारा इनकी पॉलिटिकल डेथ हो जाती है। इनके ये जो अधिकारी हैं, चाहे वो डीसीपी रैंक का हो, चाहे वो डीजीपी रैंक का हो, चाहे वो सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, इन सब के खिलाफ, चूंकि ये सब वो अधिकारी हैं विनीत गोयल से लेकर जिनको ईडी बात करना चाहती थी, इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, ममता बनर्जी सामने खड़ी हुई थी, गुंडागर्दी दिखा रही थी। ये सब इस समय गायब हो गए हैं, ये सब हाइड हो गए हैं, क्योंकि इनको सबको मालूम है कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल डेथ का मतलब है इनका जेल जाना लगभग तय है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट राजीव कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना पड़ेगा, फिर भी ममता बनर्जी को इन सब ने ज़्यादा बड़ा समझा था, इसलिए ये सब भगोड़े हो गए हैं और भगोड़े इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। इसके अलावा क्रिमिनल सिंडिकेट वहाँ पर बने हुए थे, जैसे ये मैंने विश्वास पप्पू की बात कही, या सोना पप्पू जिसको कह रहे हैं सिन्हा की, इसका ये हिस्ट्री शीटर सिंडिकेट से जुड़ा हुआ था। और ये डीसीपी तो था ही, लेकिन शांतनु विश्वास क्रिमिनल सिंडिकेट चलाता था ममता बनर्जी के बिहाफ पर, यानी कि क्रिमिनल से जो उधम मचवाना है, बम फोड़वाने हैं, वोट डलवाना है और क्रिमिनल्स के सिंडिकेट को एक्टिव करना, ये सब उन्हीं के साथ थे। इलेक्शन में एसआईआर को लेकर इंडिया टुडे के करस्पॉन्डेंस इंद्रजीत कुंडू, ये जो है 90 दिन, मतलब इन्होंने बताया कि 90 लाख वोट हट गए हैं। हकीकत यह है कि 27 लाख वोट काटे गए थे और 27 लाख वोट अभी भी उनका, मतलब ट्रिब्यूनल के ऊपर वो चल रहा था, और जो भी, मतलब ये चल रहा है तो 27 लाख वोटों का मामला है। अब 27 लाख वोटों का जब मामला आया तो चुनाव के बाद, चुनाव से पहले तो, चुनाव के बाद तो मुर्शिदाबाद में कल बम विस्फोट हो गया। बम विस्फोट कैसे हो गया? क्योंकि ये गुंडों को अब वही पुलिस जो बंगाल की पुलिस जो ममता बनर्जी के कहने पर इनको संरक्षण देती थी, वही पुलिस अपने आप उनको गिरफ्तार कर रही है। अर्धसैनिक बल वहां पर लगे हुए हैं, इन सबकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब एक मुर्शिदाबाद में गिरफ्तारी हो गई, उससे पूछताछ चल रही थी, उसके एक बागीचे में बम उसने इकट्ठे करके रखे थे कि चुनाव बाद की हिंसा के लिए भी तो चाहिए ना, तो बम इकट्ठे करके रखे थे। उन बमों को जब पुलिस रेड मारने आई तो ये लोग बम उठाकर दूसरी जगह पर ले जा रहे थे। जब दूसरी जगह ले जा रहे थे तो अपना ही बम फट गया और फटने के बाद मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद, जहाँ इन्फिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन माना जाता है और दंगा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ है, वहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं, ऐसा क्लेम किया जाता है, और दंगे भी सबसे ज़्यादा होते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी या जो हिंदुओं की सभाएं तक नहीं होने देते। वहाँ पर मृत्यु हो गई है बम शिफ्ट करने में, क्योंकि पुलिस इस समय छापेमारी पूरी शक्ति से कर रही। कोशिश वो ये कर रहे हैं, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया तो संदेश ये दिया कि भाई आप गृह युद्ध की तरफ ले जाओ। ममता बनर्जी जो स्टेटमेंट दे रही, मैं हारी नहीं हूँ, हराया गया है और ये है वो है, चुनाव आयोग और सब मिले हुए हैं जी, तो फिर वो संदेश दे रही हैं कि नहीं वहाँ ऊधम मचाकर रखना है। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि जो विक्टिम्स हैं उनकी सुध लेने वाला कौन है? शुभेंदु अधिकारी के सबसे खास आदमी चंद्रनाथ राथ, इसको मार दिया गया। कौन इनकी सुध लेगा? लीगल लीडर एडवोकेट तरुण ज्योति तिवारी, इनके खिलाफ वो हो गया, ब्यूरोक्रेसी ने एक्टिवली केसेस फाइल कर दिए हैं। हुमायूं कबीर टीएमसी लीडर है, कंट्रोवर्शियल हमेशा से रहा है, काफिर वाला रिमार्क इसका बहुत बड़ा था, और फिर वो जामा मस्जिद बनाएगा और पता नहीं क्या क्या करेगा। ये सब लोग इस समय सामने हैं, इनके सब के खिलाफ इस समय कार्रवाइयां चल रही हैं। तो सवाल यह है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो इस समय बहुत बड़ी संख्या खड़ी हुई है, वो संख्या किस लिए खड़ी है भाई? वो क्यों बांग्लादेश वापस जा रहे हैं?
जी, जिनके वोट बन गए थे, जिनका एसआईआर में कन्फर्मेशन हो गया, वो बांग्लादेश अभी जाने का नंबर उसका नहीं आया, उसकी बात नहीं कही जाती। लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। वो क्षेत्र जो मालदा का क्षेत्र है, मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है, एक तो दंगा करके जाएंगे ऐसा। तो ये जो दंगे चल रहे हैं आफ्टर पोल या आफ्टर इलेक्शन, ये वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश तो जाना ही पड़ेगा, हम बम फोड़ कर जाएंगे, हम 10-20 को मार कर जाएंगे। हालांकि पुलिस बहुत मुस्तैद है, क्योंकि ये ममता बनर्जी का जेन-ज़ी करने का प्रयास सफल नहीं हो रहा, क्योंकि जेन-ज़ी ने ही बीजेपी की सरकार बनाई, बीजेपी के साथ जेन-ज़ी खड़ा दिखाई पड़ता है देश भर का। लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से कार्रवाइयां और काम कर रही थी, वो ममता बनर्जी के साथ जो मुस्लिम आक्रांता है वो खड़े दिखाई देते हैं, और वो इस समय गृह युद्ध की सिचुएशन में। लेकिन फिर भी भय इतना है भारतीय जनता पार्टी का या फिर बगल में असम के मुख्यमंत्री का कि अब उनकी खैर नहीं है। जो बंगाल में डिस्टर्बेंस करते थे, जो बंगाल में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बंगाल में जबरदस्ती वोट बनाए बैठे थे, वो अधिकारी जिन्होंने इनको सहयोग किया था, वो सिंडिकेट इनको पाले हुए थे, ममता बनर्जी की बिहाफ पर काम कर रहे थे। अब जब ममता ही नहीं रही तो फिर ममदाना क्या करेगा? जब ममता खत्म हो गई तो फिर बचेगा क्या? बनर्जी बची, बनर्जी क्या करेंगी? ममता खत्म। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोग कह रहे हैं एसआईआर गलत हुआ, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि फिर बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये लोग जो वापस जा रहे हैं, रेला सा लगा है। आपको याद होगा दिल्ली में सरकार बनी थी भाजपा की केजरीवाल के बाद, तो यहां से भी रेला लगा था, लोग जा रहे थे, सामान सर पे रखे चले जा रहे हैं। आज की तारीख में बंगाल बॉर्डर पर, बांग्लादेश बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, और वो बांग्लादेश में घुसने की फिराक पर हैं कि बांग्लादेश किसी तरह से वो चले जाएं। आखिर क्यों जा रहे हैं? अगर सब एसआईआर में ठीक नहीं हो रहा था, इनके नाम गलत काटे जा रहे थे, तो ये बांग्लादेश जा क्यों रहे हैं? ये इतनी बड़ी भीड़ क्यों निकल रही है? अब उनके स्टेटमेंट और दंगे करने की कोशिश क्यों कर रही है? मैं समझता हूं कि गवर्नर ने जिस प्रकार से विधानसभा भंग की है, गवर्नर अब नए व्यक्ति को, जैसे ही क्लेम आएगा तो नए व्यक्ति को अब मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा देंगे। वो मुख्यमंत्री अपना मेजॉरिटी हाउस में प्रूफ करेगा, नई विधानसभा बैठ जाएगी और ममता बनर्जी का काम अपने आप खत्म हो जाएगा। मैंने ये संवैधानिक संकट की तरह लोग दिखा रहे थे, मैंने कहा कोई संवैधानिक संकट नहीं, मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कोई संवैधानिक संकट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, और इसमें अगर वो नहीं रिजाइन करती हैं तो भी वो अपने आप चली जाएंगी। अब उनको इंसाफ चाहिए तो 2 तरीके हैं कि वो बांग्लादेशियों से गृह युद्ध करवा दें, और दूसरा है कि वो कोर्ट चली जाएं। कोर्ट चली जाएं तो कोर्ट खुद ही कहेगा जब आप मेजॉरिटी लॉस्ट कर चुकी हैं तो आप क्यों बैठी हैं जबरदस्ती। फिर उनको कुछ रिलीफ मिलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि जो बंगाल की सिचुएशन है, बंगाल में जिस प्रकार से अफरा तफरी मची है, भागम भागी मची है, और जिस प्रकार से अधिकारी भाग रहे हैं, वो छुप रहे हैं, वो बता रहा है कि कितना खतरनाक बंगाल को मकड़ी के जाले की तरह बनाकर रखा था। समय लगेगा, मुझे लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के बैठने के बाद 2-3 साल उनको लगे थे सही करने में। आज उत्तर प्रदेश अपने आप राइट टाइम है। बंगाल को भी मुझे लगता है 2-3 साल बल्कि ज़्यादा लग सकते हैं उसको सही करने में। असम को सही करने में भी उनको 2-3 साल लगे थे जब मुख्यमंत्री वहाँ बीजेपी का बना था। बंगाल ठीक हो जाएगा तो असम की तरह चलना शुरू हो जाएगा, तो कम से कम एक जगह से समस्या खत्म है। अब बचती है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और केरला। यहाँ कि आगे भविष्य तय हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो भविष्य तय हो रहा है वो अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, और उसके बाद सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का भगवा फहराता दिखाई दे रहा है। पर कहीं कहीं नॉन भगवा भी दिखना चाहिए ताकि रिवलरी बनी रहे, और सामने चुनाव के लिए कोई तो पार्टी लड़ने के लिए तैयार रहे। आपको क्या लगता है उस ज़रूर लिखकर बताइएगा। आप इस एनालिसिस को कैसे देखते हैं ज़रूर लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।